हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 65th बीपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम है दोस्तों, अब करीब आपका 25 दिन और रहा है। और इसमें आपको क्या करनी है, इसके लिए मैं आज एक विशेष प्रकार का हमें जो टॉपिक लेके आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट्स जो करंट घटनाएं हैं, उस घटनाओं को हम एक छोटा क्लिप्स बनाकर आपको हम दे रहे हैं, ताकि है जो उस घटनाओं को आप है जो अपने आंसर में उसको सही रूप से जो लिख सकें। जो अभी वर्तमान में जैसे करंट में कोई भी घटनाएं होती हैं, जैसे माने भारत पाकिस्तान के बीच अगर कोई घटनाएं हैं, या भारत साउथ चाइना सी से रिलेटेड है, या हिंद महासागर से रिलेटेड है, या पाकिस्तान से रिलेटेड है, या आपका अमेरिका से रिलेटेड है, या चाइना से रिलेटेड है, तो उसमें कुछ कॉमन चीज़ होते हैं जो सबके लिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं है जो आपको जब उसको लिख रहे होंगे तो उस चीज़ को अटैच करना। अगर भारत पाकिस्तान के बीच है तो आप FATF को यूज कर सकते हैं, चाइना को भी उसमें ला सकते हैं, अमेरिका को भी उसमें जो थोड़ा ला सकते हैं, रसिया को भी ला सकते हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ है जो आपको वहाँ पर लिखने में है, जो आप कहीं ना कहीं है जो आपको सहायता होगा। तो मैं छोटा छोटा करके है जो करंट घटनाएं हैं जो आपको आपके सामने ला रहे हैं, ये आपको 65th में भी काम करेगा और 66 में भी काम करेगा दोस्तों। तो हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर लाएंगे, समसामयिक जो भी है वो भी लाएंगे, बिहार स्पेशल लाएंगे, फिर है जो महिलाओं से लाएंगे, कृषि से रिलेटेड है, चाहे आपका अब क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात किया जाए, या पर्यावरण की बात किया जाए, या अंतरिक्ष की बात किया जाए, तो सभी सेक्टर में जो भी एक पॉइंट्स बनेगा दोस्तों, उसको है जो हम आपको है जो 10 दिन के अंदर में, ताकि है जो आप उसको देख कर है जो अपने आंसर में है जो जरूर रखें। तो दोस्तों आज हम करंट से स्टार्ट कर रहे हैं, और करंट में जो भी है जो भारत से रिलेटेड यहाँ पर जो भी हुए हैं उसको है जो रखने की कोशिश करेंगे, ताकि है जो आपका आंसर है जो सही रहे। तो दोस्तों इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो करंट अफेयर्स है, जो सबसे पहले आज हम जो रखेंगे इम्पोर्टेंस में, तो FATF बहुत चर्चा में है दोस्तों। ये आपको कहीं ना कहीं है जो लिखने के लिए काम आएगा। फाइनेंशियल एक्सेस टास्क फोर्स इसको बोला जाता है, और यह दोस्तों 1989 में इसकी स्थापना की गई थी G7 के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? G7 के द्वारा। और यह जो विशेष प्रकार की है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद फंडिंग जो देश करते हैं उसके खिलाफ है जो इसको है जो लाया गया था, कि अगर किसी भी देश की अगर शांति या सुरक्षा को अगर कोई भी देश अगर उसको भंग करना चाहता है, अगर उसकी ज़मीन है जो वहाँ पर यूज हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से रिलेटेड, तो है जो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो सेंक्शन लगाया जाता है दोस्तों। जब सेंक्शन लग जाता है तो IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, यूरोपीय यूनियन जो सहायता प्रदान होता है वो है जो उसको रोक दिया जाता है। इसके लिए कुछ नियम है दोस्तों, ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है, इसके लिए इसका हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। इसकी जो मुख्यालय है जो आपको पेरिस में है दोस्तों। और इसका बाद जो इसमें टोटल है जो 39 देश हैं, उसमें 37 देश और 2 है जो संघ है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री और दूसरा यूरोपीय यूनियन। तो 37 और प्लस 2 39 हो जाता है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों कि मैं इसमें जो 15 अगर 15 सदस्य अगर है जो साइन कर देता है तो है जो ग्रेड लिस्ट की स्थिति में चला जाता है। उसमें इथोपिया, पाकिस्तान और श्रीलंका भी है जो उसके ग्रे लिस्ट में है। अगर है जो 34 देश अगर उसको समर्थन कर देता है तो वह है जो ब्लैक लिस्ट में चला जाता है। उसमें अभी नॉर्थ कोरिया और जापान जैसे देश है जो उसमें है जो अभी है जो इसमें ब्लैक लिस्ट में है दोस्तों। अभी वर्तमान समय में है जो पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि उसको ब्लैक लिस्ट में, भारत भी बहुत कोशिश कर रहा है कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, ताकि जो आर्थिक रूप से उसे जो कमजोर किया जाए। तो दोस्तों अभी जो हाल फिलहाल में जो पेरिस में जो बैठक हुई थी उसमें है जो पाकिस्तान को 27 ऐसे बिंदुओं पर काम करने के लिए बोला किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने 21 बिंदु पर काम किया था। लेकिन इसकी है जो फरवरी में, जनवरी के लास्ट में है जो फिर इसकी मीटिंग होने वाली है। तो अगर उसमें अगर ये 6 बिंदु पर काम कर जाता है तो है जो संतुष्ट हो जाता है अगर सदस्य देश, तो है जो ये ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा, नहीं तो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने अभी है जो 80 ऐसे आतंकवादी संगठन थे जिसपे है जो बैन किया है, और कुछ है जो अपने वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जमीन है जो आतंकवाद के लिए यूज होता था, वो है जो उसको पार्शियली रूप से कहीं ना कहीं रोकने में सफल हुआ। क्या है कि जो FATF के जो सदस्य थे उस सदस्य के कुछ सदस्यों ने है जो सकारात्मक भूमिका भी दिखाई थी, लेकिन और सब सदस्य बोला कि और है जो काम करने की जरूरत है। तो 22 अभी पाकिस्तान अभी 21 बिंदुओं पर ही काम किया है, और 6 बिंदु है जो बहुत ही क्रिटिकल बिंदु और सब आतंकवाद से रिलेटेड बिंदु है, जैसे लखवी और जो भारत पे जो हमला हुआ था 2008 का बात किया जाए, जिसपे है जो उसके हाफिज सईद जैसे है
उस पर है जो भी अभी काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। तो कुछ ऐसी बात थी दोस्तों, अगर 12 देश अगर सपोर्ट कर देते हैं तो है जो ग्रे लिस्ट से वो बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ था कि छोटी छोटी बातें थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। भारत इसका 2010 से सदस्य बना है दोस्तों, और सलाहकार परिषद और इंडो पैसिफिक का ये सदस्य है भारत इधर का। फिर है दोस्तों कि टोटल जो होता है 40 सुझाव है जो इसके साथ दिए जाते हैं FATF के अंदर में, और 9 है जो विशेष प्रकार के सुझाव को ऐड किया गया अभी वर्तमान में। तो दोस्तों टोटल है जो 49 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो FATF है जो देता है। अगर इसकी जो वैश्विक स्तर पर इसकी जो स्थिति को देखते हुए बनाया गया है। और कोविड-19 में दोस्तों इसको धोखाधड़ी, साइबर अपराध, सरकारी धन, अंतर्राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग में, अगर आपको कोई IMF वर्ल्ड बैंक लोन देता है, अगर उसका दुरुपयोग अगर किसी दूसरी जगह किया जाता है तो कहीं ना कहीं है जो वो भी है जो इसके अंदर है जो माना जाता है। तो FATF का एक इम्पॉर्टेंट रोल था दोस्तों, आके है जो आप इसको लिख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये पाकिस्तान के संबंध में यूज हो जाएगा। भारत भी अगर आएगा अगर तो इसको, अगर चाइना से भी रिलेशन आएगा तो हम है जो इसको काउंटर कर सकते हैं कि पाकिस्तान को है जो FATF में जाने से, ब्लैक लिस्ट में जाने से रोक रहा है। तो हम यहाँ पर है जो एक फाउंडेशन भारत, चीन, पाकिस्तान के साथ और G7 देश है जिसके साथ भी है जो हम बना सकते हैं। तो ये दोस्तों एक है FATF की बात हो गई। दूसरा चीज़ है कि दोस्तों ये जो चीज़ है जो लिखने के लिए आपको थोड़ा सा है जो आपको पॉइंट है जो उसमें ऐड करना पड़ेगा और बात को लिखना पड़ेगा कि हम है जो जब पॉइंट लिख रहे होंगे तो उसमें आतंकवाद, फंडिंग, ये सब चीज़ को हम लोग अंडरलाइन करेंगे लिखते समय, ताकि जो वहाँ पर है जो आपको समझ में आ जाए या एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हमें जो इस चीज़ पे जो फोकस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ है दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दूसरा है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन के 75वें सत्र था अभी दोस्तों, कौन सा सत्र था, और बोल्कन बोजनीर करके हैं जो तुर्की के हैं जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और जो ये मोदी जी का जो भाषण हुआ था 22 मिनट का भाषण था, वर्चुअली था, आभासी भाषण था। तो उसमें है जो सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि की बात उन्होंने की है। 5 ऐसे पॉइंट रखे हैं दोस्तों। यूएन में सम्मान की बात किया है, संवाद की बात किया है, सम्मान होना चाहिए, संवाद होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, सहयोग होना चाहिए, शांति होना चाहिए, तब है जो हम SDG इंडेक्स को प्राप्त कर सकते हैं, और समृद्धि होना चाहिए और विकास होना चाहिए। ना कि है जो UN की जो प्रासंगिकता है वो खत्म ना हो जाए। जैसे अजरबैजान अर्मेनिया के युद्ध हो रहा है, आप जानते हैं दोस्तों कि अजरबैजान अर्मेनिया का जो अभी वर्तमान में कल है जो युद्ध विराम हुआ है, तो UN की कहीं ना कहीं भूमिका पे सवाल उठ जाता है। फिर दूसरा चीज़ है कि भारत पाकिस्तान का जो लंबा जो कश्मीर, जिस तरह से भारत पाकिस्तान का संबंध कश्मीर में, उसी तरह अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नार्गो कारबाख सेम है जो सेम कंडीशन है। तो UN की कोई ऐसी भूमिका नहीं रहती है जिसके कारण है जो उसके ऊपर है जो अब सवाल उठने लगे हैं। तो बहुत सारी चीज़ हैं जिसके में है जो मोदी जी है जो अपने भाषण में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात किए हैं। उन्होंने किया कि अब रिफॉर्म की जरूरत आ गई है, परफॉर्म की जरूरत आ गई है, अब ट्रांसफॉर्म की जरूरत आ गई है। 18% आबादी अस्थायी सदस्यता के लिए इंतजार कर रहा है। भारत 18% आबादी के साथ है जो भी है जो अस्थायी सदस्यता नहीं मिला, उसको लोकतांत्रिक बनाना जरूरी है। 21वीं सदी है जो प्रासंगिक के रूप में नहीं बन रहा है UN को। सबसे बड़े लोकतंत्र का पाठ भारत सहयोग कर सकता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र का बात बता सकता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को है जो भारत है जो बता सकता है कि क्या लोकतांत्रिक मूल्य है। विविधता का मिशन, हमारे के यहाँ जो जाति, धर्म, संप्रदाय, विभिन्न लोगों को वर्ग के लोग रहते हैं और है जो सब है जो समन्वय करके रहते हैं, शांति और समृद्धि से रहते हैं। तो ये जो विविधता का भी एक उदाहरण वहाँ दिया जा सकता है। जन कल्याण से जन भावना तक, उन्होंने है जो जन धन योजना की बात किया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात किया था, फिर है जो डिजिटल कनेक्टिविटी की बात किया था। तो ये है जो दोस्तों बोला था कि जन कल्याण से जन भावना तक है जो हमें पहुंचाना है। फिर ODF की बात किए थे तो अपने भाषण में, तो ये सब चीज़ को लिखना पड़ेगा दोस्तों, तब है जो आपका आंसर और बेहतरीन होगा। शांति मिशन में हमेशा है जो भारत है जो सहयोग करता है। तो ये जो 22 मिनट के भाषण में है जो इन्होंने दिया। और दोस्तों 15 अगस्त 2020 का जो 20 पॉइंट जो बताए थे, 86 मिनट का भाषण था जिसपे 32 बार है जो आत्मनिर्भर भारत की चर्चा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी किए थे। तो आप है जो जरूर 15 अगस्त 2020 का जो भाषण है उसमें है जो आप उसके जो पॉइंट्स हैं, एक देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात किए हैं। फिर है जो हर जल नल जो बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट चला रही है उसका है जो लाने की बात है जो किया गया। भारत नेट कार्यक्रम की बात किया गया। लड़कियों की उम्र है जो 21 वर्ष करने की बात किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात किया गया है। कृषि बिल की बात किया गया, श्रम बिल की बात किया गया है। तो ये सब है जो दोस्तों 20 ऐसे पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट की हम चर्चा बाद में करेंगे दोस्तों। लेकिन है जो 15 अगस्त 2020 का भाषण जो है वो भाषण को जरूर है जो अपने आंसर में है जो लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे वायु प्रदूषण का, सिंगल यूज प्लास्टिक की है जो उन्होंने चर्चा किया है। फिर है जो
अपना गलवान घाटी जो भारत चीन का जो है उस पर वैश्वीकरण से कैसे है जो बी वैश्वीकरण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, अपना ग्लोबल वोकल टू लोकल पे कैसे एमएसएमई सेक्टर को है जो इस पे तो पूरी चर्चा है जो दोस्तों है जो उसको जरूर है जो आप करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे दोस्तों जिसको मैंने लिखने की कोशिश किया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार है जो क्वेश्चन है जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन है जो पूछेगा दोस्तों। ये लुक ईस्ट पॉलिसी का परिवर्तित रूप है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसमें सांस्कृतिक, सामरिक, आर्थिक एट ऑल माने टोटल चीज की बात किया जाता है और एक पूर्वोत्तर के लिए एक संजीवनी के रूप में काम करता है दोस्तों। एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के रूप में भी काम करता है। एशिया प्रशांत से इंडो पैसिफिक तक, एशिया प्रशांत से लेकर इंडो पैसिफिक तक का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो काम करेगा। एशिया रीजनल फोरम, ईस्ट इंडिया समिट, बिमस्टेक, एशिया सहयोग वार्ता, आईओरे, मिकांग गंगा सहयोग, तो ये सब दोस्तों जितने भी है सब पे है जो भारत है जो अपना है जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू करने के लिए है जो काम कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय स्तर पर गठजोड़, माने हर एक स्तर से है जो भारत है जो द्विपक्षीय विवाद, क्षेत्रीय विवाद करता है, बहुपक्षीय स्तरों पर गठजोड़ करने की। मेन इसमें अवसंरचना, कौशल, व्यापार, शहरी नवीनीकरण, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना जैसी है जो इस पे महत्वपूर्ण है जो भूमिका है। और असम एक ऐसा स्टेट है दोस्तों जहां एक्ट ईस्ट डिपार्टमेंट है जो बनाया है, एक्ट ईस्ट डिपार्टमेंट। पारा डिप्लोमेसी में जानते हैं दोस्तों कि अगर किसी देश का एक राज्य और किसी दूसरे देश का एक राज्य है जो आपस में है जो रिलेशन बनाते हैं और है जो सहयोग की बात करते हैं, जैसे जापान है जो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में जो विकास कर रहा है, चाहे स्मार्ट सिटी की बात किया जाए, टोक्यो और वाराणसी की बात किया जाए, ट्रैक डिप्लोमेसी के माध्यम से किस तरह से है जो एक दूसरे के साथ संबंध बनाया जा सकता है। परियोजनाओं में अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो दोस्तों कालाधन, मल्टीपोल, भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग कैसे है जो इसको विकसित किया जा रहा है और सितमे पोर्ट तक है जो वहां जा रहा है। तो एक भारत की एक नई नीति है। एक्ट ईस्ट का मतलब है कि लुक ईस्ट में था कि कोई डेडलाइन नहीं था, कोई भी प्रोजेक्ट का डेडलाइन नहीं होता था, वो है जो चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन एक्ट ईस्ट में है जो डेडलाइन होता है, एक सीमित समय के अंदर है जो काम करने की भूमिका है जो भारत सरकार है जो 2014 के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो उन्होंने है जो अपनाया और एक बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है दोस्तों। विदेश नीति अपना बहुत अच्छा हो रहा है। म्यांमार की अगर बात किया जाए दोस्तों तो पहली बार सेना अध्यक्ष और विदेश सचिव की यात्रा हुई थी किसी के देश में, पहली बार सेना अध्यक्ष और विदेश सचिव गए थे। सितवे पोर्ट को है जो भारत है जो अगले साल से उस पर काम कर रहा है। 1.4 अरब डॉलर की सहायता है जो दिया जा रहा है म्यांमार को। फिर है जो दोस्तों आईओसी द्वारा है जो रिफाइनरी लगाया जा रहा है, वहाँ का जो हेरिटेज है उस हेरिटेज को है जो भारत है जो वहाँ पर है जो यूनेस्को में शामिल है उसको जो बेहतरीन करने के लिए जो है जो कहीं ना कहीं है जो भारत है उस पर जो काम कर रहा है। क्वाड एक इंपॉर्टेंट था दोस्तों, महासागरीय संप्रभुता। क्वाड एक बहुत लंबा चैप्टर है दोस्तों, आप जानते हैं कि 4 देशों का है जो संगठन है और अभी ऑस्ट्रेलिया को भी मालाबार में इसको जोड़ लिया गया। मालाबार में पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं था, 1992 में भारत और अमेरिका है जो मालाबार सीरीज स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद उसमें जापान जुड़ा, फिर है जो अभी ऑस्ट्रेलिया जुड़ा। तो एक चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए कहीं ना कहीं आज 2+2 वार्ता हो रही है दोस्तों, दो देशों के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्ता है। आप है जो उस पर बिक्का पे है जो सिग्नेचर्स हुआ है, जो कैसे है जो नौवहन और ड्रोन को और सैन्य उपकरण, सैन्य डेटा को कैसे है जो भारत यूज करेगा। तो आप उसको है जो बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशंस है जो निश्चित रूप से है जो कहीं ना कहीं भारत को एक नई रूपरेखा है जो विदेश नीति में देने का काम करेगा। जापान भारत मिशन 2025 जानते हैं दोस्तों कि एक नया रूट है जो अफ्रीका तक है जो जाएगा और जापान इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे है जो काम कर रहा है और भारत भी है जो इसमें सहयोग कर रहा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा, ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा हब है जो जापान है दोस्तों। भारत है जो उसके माध्यम से जो अपना हिंद महासागर में और जितने भी देश हैं उसको है जो वहाँ पर है जो अपने एक लीडर के रूप में दिखेगा और भारत की वैश्विक स्थिति है जो वर्तमान समय में एक नई रूपरेखा है जो तैयार कर रही है। पारा डिप्लोमेसी की जो बात मैंने कही दी दोस्तों, एशिया को प्रभावित करने वाला चौथा देश भारत है दोस्तों। एक सर्वे हुआ था सिडनी स्थित लॉबी इंस्टीट्यूट द्वारा 2020 में, एशिया पावर इंडेक्स, जिसमें जो अमेरिका को 81.6%, चीन को 76.1%, जापान को 41%, 39 को, भारत को 39.7% और रूस को 37.5%। इसमें है दोस्तों बताया गया कि भारत चाइना से भी ज़्यादा है जो रक्षा क्षेत्र में अपना है जो इन्वेस्टमेंट किया है अभी। तो इससे है जो दोस्तों है जो वर्तमान समय में अमेरिका की जो पॉइंट्स है दोस्तों, इसमें 92% था जो है जो उसमें अमेरिका के है जो कहीं ना कहीं है जो बादशाहत घटी है। और निश्चित रूप से दोस्तों है जो अमेरिका है जो हिंद महासागर में है जो अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए भारत का सहयोग ले रहा है। तो अभी जानते हैं दोस्तों कि क्या स्थिति है। अब इसकी एक बेहतरीन चर्चा है जो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, भारत अमेरिका का एक वीडियो में बनाया हूँ, वहां पर है जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों ब्रिक्स।
ये सब दोस्तों इसलिए कह रहे हैं कि ये आपको कहीं ना कहीं अगर मिल जाएगा तो आपका एक है जो ओवरव्यू रहेगा, तो आपका कहीं ना कहीं उसको है जो आप लिखने में सफल हो पाइएगा। ब्रिक्स दोस्तों 2006 में इसके जो सबसे पहले जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो मीटिंग थी उसमें जो 4 देश थे, उस 4 देश है जो उसमें जो सबसे पहले जो इसकी मीटिंग 2001 में हुआ था, उसके बाद 2006 में एक संगठन बना और 2009 में है जो रूस में इसकी पहली है जो बैठक हुई, और 2010 में है जो साउथ अफ्रीका है जो इसमें है जुटा। दूसरा बात है कि दोस्तों की ये जो इसमें 40% आबादी वाला ये जो पूरा संगठन है, जीडीपी 30% है, आर्थिक इंजन इसको बोला जाता है दोस्तों, उभरता बाजार है और है जो एक दूसरे के सहयोग के प्रतिस्पर्धा की बात कर सहयोग की बात करता है, और वैश्विक शक्ति के रूप में एक नया चीज है जो ब्रिक्स को देखा जा रहा है दोस्तों। और इसके लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक 2012 में है जो बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी, संस्कृति, खेल, शिक्षा, फिल्म, रोजगार को प्रोत्साहन देना, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग प्रदान करना, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था है जो दोस्तों $100 बिलियन का है जो बनाया गया था। अभी कोविड में दोस्तों जो भारत को भी है जो इससे है जो अपना जो लिया है जो विशेष परिस्थिति में, तो ये सब चीज है दोस्तों कि आप छोटा चीज है लेकिन इसको आप बड़ा में लिख सकते हैं अगर आपके पास डेटा हो तो। IOR है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, 1997 में मॉरिशस में है जो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, क्षेत्रीय सहयोग और अंतर महाद्वीपीय व्यापार में तेजी लाने के लिए। यह है जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को एक मंच पर लाने की बात करता है। इसका जो महत्व है दोस्तों, समुद्री सुरक्षा, पर्यटन, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, ब्लू इकोनॉमी और महिला सशक्तिकरण। यह जो दोस्तों है कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप विकास करिएगा तो है जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सशक्त राष्ट्र के रूप में बनिएगा, और भारत है जो सभी के साथ सहयोगी। इसीलिए दोस्तों है जो हिंद महासागर में भारत है जो सोचता है कि मल्टीपोलर साउथ एशिया होना चाहिए, ना कि यूनिपोलर। चाइना है जो हमेशा यूनिपोलर सोचता है कि हम ही है जो बादशाहत के रूप में कायम रहे। तो दोस्तों ये इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप कुछ उसको देखिएगा। भारत 80% ऊर्जा है जो इसी रास्ते से लाता है दोस्तों, और 55% जब फारस की खाड़ी के माध्यम से लाता है। ऑपरेशन नीति सागर एक है जो इसमें बनाया गया था, जिसमें है जो समुद्री सुरक्षा के लिए है जो दोस्तों व्हाइट शिपिंग जो होता है जिसके ऊपर व्हाइट झंडा लगा रहता है वो व्यवसाय के लिए रहता है, ब्राउन शिपिंग में रहता है उसमें सैन्य का झंडा रहता है उसमें सैन्य के लिए रहता है, और ब्लैक शिपिंग का जो व्यवहार किया गया है सिग्नल है दोस्तों, आपस में जो लोग डेटा एक्सचेंज करता है तो वहां से जिस प्रकार का जो सिग्नल मिलता है उस प्रकार। अगर ब्लू शिपिंग की अगर ब्लैक शिपिंग की अगर बात किया जाए तो अवैध व्यापार के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए ऑपरेशन नीति सागर है जो IORO के द्वारा चलाया गया था। और ये दोस्तों IORO एक संधि के रूप में काम करता है, एशियान प्लस क्वाड को संबंध मजबूत करने की है जो बात करता है। और सौंगरी ला जो संवाद है जो रक्षा मंत्री और मंत्रालय से अस्थायी प्रमुख है जो इसके लिए जो एक बैठक करते हैं, और वो बैठक में है जो एक नई रूपरेखा तैयार करते हैं रक्षा के मामले में कि और क्या होना चाहिए। तो ये दोस्तों अभी वीडियो तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम है जो आज 3 ही 4-5 टॉपिक को लिए हैं, और इसके बाद जो भी टॉपिक होगा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट होगा भारत इम्पोर्टेंट होगा 370 में भारत और जम्मू कश्मीर की बात अगर करेंगे। अभी ये जो मन की बात में है जो वहाँ के औद्योगिकरण में कैसे है जो पंचायती राज कैसे वहाँ पर ही बनाया गया है, जो वहाँ अभी वर्तमान समय में एक नया जो गुपकार है जो डिक्लेरेशन है जो विपक्षी दल के द्वारा है जो किया गया है, वहाँ जो MNC कंपनियां द्वारा कैसे हो रही है, नया है जो बजट में कैसे जो 15वें वित्त आयोग का बजट का क्या है उसका प्रावधान है, नया है जो वर्तमान समय में युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ है कि नया कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर के बारे में हमें जो बात करेंगे दोस्तों 370-35 को जोड़ते हुए बात करेंगे। फिर है जो नागालैंड की बात करेंगे, नागालैंड की जो स्थिति है उसके बारे में भी बात करेंगे, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों उसको छोटा छोटा पार्ट बनाकर है जो कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें। और हर एक चीज़ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जैसे चुनाव की है तो चुनाव के बारे में बात करेंगे। फिर आर्थिक में है जो आपका मानव संसाधन, बेरोजगारी के रिव्यू उसका है जो डेटा है जो आपके सामने रखेंगे। प्लास्टिक कचरा, फिर है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपका दिल्ली में पराली की जो अभी वास्तविकता है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी है जो दोस्तों है जो हम निश्चित रूप से बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें छोटा छोटा टॉपिक है जो दोस्तों है जो हम आपको सामने रखने की कोशिश करें। अगर अच्छा होगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो दोस्तों है जो आंसर सीधा है जो बना के देंगे। तो आपको जैसा होगा आप है जो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।